हेलो बच्चों, मैं एल के सिन्हा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं के जीव विज्ञान विषय का एक जगत मोनेरा जगत पढ़ेंगे। मोनेरा जगत जिसे हम लोगों ने 5 जगत वर्गीकरण पढ़ा और 5 जगत वर्गीकरण में हमने पहला पढ़ा जो क्या था, मोनेरा जगत। तो आज हम मोनेरा जगत के बारे में पढ़ेंगे कि मोनेरा जगत जो है उसे कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है, अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम मोनेरा, उसे कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है और उनके लक्षण कौन कौन से हैं और उसे किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। मोनेरा जगत में जीवाणु आते हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन उस जीवाणुओं में भी प्रकार होते हैं, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला आता है बैक्टीरिया, दूसरा आता है टिनोमाइसिटीज, तीसरा जो आता है वो है साइनोबैक्टीरिया और चौथा जो आता है वो आर्कीबैक्टीरिया है। तो इस प्रकार से 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि हमने द्विजगत वर्गीकरण और 5 जगत वर्गीकरण पढ़ा था, उसी प्रकार से आज हम मोनेरा जगत के बारे में पढ़ेंगे कि मोनेरा जगत को भी और उसके वर्गीकृत किया गया है। जैसे 5 जगत में द्विजगत वर्गीकरण के बाद हमने 5 जगत पढ़ा, तो 5 जगत में हमने 5 जगत पढ़ा, उसमें पहला जगत हमने पढ़ा मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में फिर हमने बांटा उसे, पहला बैक्टीरिया, दूसरा एक्टिनोमाइसिटी, तीसरा साइनो और चौथा आर्कीबैक्टीरिया में। तो इस तरीके से इसे 4 भागों में बांटे। अब पहला देखते हैं हम बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की जो खोज है, ठीक है, जिसे हम लोग सामान्यतः जीवाणु कहते हैं, ये एक यूनिसेल्युलर होती है और इसकी खोज 1683 में ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिन्होंने अपने माइक्रोस्कोप का निर्माण खुद किया था और उन्हीं के द्वारा उन्होंने इस चीज़ का अध्ययन किया था कि बैक्टीरिया की संरचना किस तरीके से होती है, उसका स्वरूप क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं। जैसे मोनेरा जगत की बात करूँ तो मोनेरा जगत में जो जीवाणु है वो पृथ्वी पर, मतलब इस ब्रह्मांड में पृथ्वी पर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर वो नहीं पाया जाता। जीवाणु हर जगह उपस्थित रहते हैं, सर्वव्यापी इसीलिए इन्हें कहा जाता है। और मैंने पहले ही बताया था कि जीवाणु क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, अर्थात प्रोकैरियोटिक ये स्वपोषी होते हैं और परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी से होते हैं। और इनकी झिल्ली जो है वो ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, लवक इत्यादि का अभाव होता है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं इसलिए इनमें ये नहीं पाया जाता। और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की, साथ ही साथ पेप्टाइडोग्लाइकिन, एसिटिल म्यूरेमिक एसिड की बनी होती है। तो इस तरीके से ये बैक्टीरिया होती है। और इनमें जो राइबोसोम की अगर मैं बात करूँ तो राइबोसोम इनमें 70S पाया जाता है और इनमें पाया जाता है फ्लैजिला जो देखिए पुंज के समान दिखाई दे रहा है, जो किसी भी चीज़ को गति प्रदान अर्थात गति करने के लिए से सहायता प्रदान करने का कार्य करती है। तो इस तरीके से बैक्टीरिया होती है। याद रखिए इनमें प्रजनन होता है, तो प्रजनन के भी 3 प्रकार होते हैं, एक होता है लैंगिक, एक होता है अलैंगिक और एक होता है वर्धी प्रजनन। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, परंतु हमें यह जानना जरूरी है कि इसमें प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिए 3 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक, लैंगिक और वर्धी प्रजनन होती है। तो इस तरीके से बैक्टीरिया की संरचना और इनमें प्रजनन प्रक्रिया पाई जाती है। दूसरे अगर मैं बात करूं एक्टिनोमाइसिटीज, जिसे कवक सम जीवाणु कहते हैं, अर्थात ये कवक के समान दिखाई देता है। देखिए एक पेड़ के जैसे रस्सी जैसे धागेनुमा संरचना के समान दिखाई देता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, एक्टिनोमाइसिटीज या कवक सम जीवाणु भी कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं इसकी संरचना की, तो संरचना से एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि ये एसिटिक रे अर्थात माइस्टिस फंगस दोनों के समान गुण पाए जाते हैं। ये बहुकोशिकी प्रोकैरियोटिक तंतुवत जीवाणु होते हैं। याद रखिए बहुकोशिकी होंगे लेकिन प्रोकैरियोटिक होंगे, इसलिए तो मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक होने के कारण। और तंतुवत जीवाणु होते हैं, अर्थात इनमें जीवाणु के समान और फंगस के समान, कवक के समान, दोनों के समान लक्षण पाए जाते हैं, अर्थात बैक्टीरिया और फंगस इन दोनों के लक्षण इनमें पाए जाते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, एक्टिनोमाइसिटिक या कवक सम जीवाणु भी कहते हैं। लाइक अगर मैं फंगल कैरेक्टर की बात करूं, लक्षणों की बात करूं, तो ये तंतुवत फिलामेंट शरीर पर पाया जाता है। देखिए तंतुवत मतलब धागे जैसे संरचना, जिसे कवक में अगर फंजाई में कहें तो माइसीलियम कहते हैं। और इनमें कोनिडिया कहने का अर्थ होता है, जैसे कि हम देखते हैं ना कि इमली एक के ऊपर एक उसमें अंदर दाने भरे होते हैं, उसी तरीके से रहते हैं। और एक कोनिडियो जब टूटकर अलग होता है तो एक नए जीवाणु का निर्माण कर देता है, इसे कोनिडियोफोर भी कहते हैं। और ये परिपक्व होने के बाद टूटते चले जाता है। अगर मैं बैक्टीरिया के लक्षण इसमें देखूं तो बैक्टीरिया लाइक कैरेक्टर मतलब कहने का अर्थ होता है कि बैक्टीरिया के भी गुण पाए जाते हैं जीवाणु के समान। तो पहला यही होता है कि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना पाई जाती है, इसलिए इसे मोनेरा जगत में रखा गया है। और इसमें एक चीज और स्पष्ट होती है कि अगर मैं बात करूं इसमें प्रोकैरियोटिक, तो इसमें कोई कोशिकांग तो पाया नहीं जाएगा, अर्थात इसके लक्षण जो रहेंगे वो एक जीवाणु के समान ही होते हैं। तो कहने का अर्थ यही होता है कि इनमें जो
प्रोकैरियोटिक लक्षण है, यही इसके किसके बैक्टीरिया गुण को प्रदर्शित करते हैं इसकी कोशिका भित्ति के अनुसार, और जो फंगल है वो कोनिडियो और तंतुवत संरचना को प्रदर्शित करता है। अब अगर बैक्टीरिया की संरचना में एक और चीज़ आता है, ग्राम स्टेनिंग। ग्राम नामक वैज्ञानिक ने 1884 में एक प्रयोग किया था, जिसके आधार पर जीवाणु को 2 भागों में बांटा था, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम निगेटिव। अगर पिंक आया तो निगेटिव, अगर पर्पल आया तो पॉजिटिव। अर्थात कहने का अर्थ होता है कि इस तरीके से इसने उन्हें वैज्ञानिक ने इसे ग्राम स्टेनिंग एक केमिकल के द्वारा बताया था। इस तरीके से हमने ये देखा कि और ये पाया कहाँ जाता है, स्पष्ट है कि पाया कहाँ जाता है, ये मृदा, जल, कीचड़, खाद्य पदार्थों और खादों में पाए जाते हैं, जो बहुत आवश्यक होते हैं। और इसकी एक चीज़ और होती है कि ये मृतोपजीवित है, तो कुछ प्रजातियां परजीवी भी होती है। अर्थात कहने का अर्थ यही हुआ कि ये मृत चीज़ों में भी पाया जाता है और कोनिडियो एवं ओडियो के द्वारा प्रजनन होते हैं। मैंने अभी बताया कि कोनिडियो में जो होता है, ओडियो जो टूटकर कंची के समान अलग हो रहा था गिरकर, उसे ही कोनिडियो कहते हैं, उसे सामान्यतः ओडियो भी कहते हैं। और इसकी जो लंबी संरचना है उसे कोनिडियो 4 कहते हैं। और ये इसी तरीके से टूटकर, देखिए कंची के रूप में टूटकर गोल गोल वो अलग होती जाती है। ये एक प्रजनन की प्रक्रिया है। कोनिडियो 4 में किस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है? राय क्या है? ये फंगस, रे फंगस भी कहा जाता है इसे। अब तीसरी प्रकार अगर मैं देखूं तो ये आता है साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम कहते हैं नील हरित शैवाल। अर्थात शैवाल के समान संलक्षण होते हैं। अर्थात एक पहला लक्षण कि यूनिसेल्युलर होता है और दूसरी चीज़ ये है कि ये बहुकोश की होता है, अर्थात बहुत सारी कोशिकाओं की बनी होती है। तंतुवत अर्थात ये प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया के लक्षण, इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं और इसे क्या कहा जाता है? नील हरित शैवाल कहा जाता है। अर्थात दोनों के समान भी ये लक्षण दिखाई देती हैं। एक कोश की, बहुकोश की या तंतुवत प्रकाश संश्लेषी होने के कारण क्या होते हैं? ये स्वपोषी होते हैं। और इनमें ये लक्षण, इनमें उपस्थित होने वाले कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अगर उपस्थित कहाँ कहाँ रहते हैं तो जैसे तालाब, पोखरों, नम भूमि या धान के खेतों पर पाए जाते हैं। जैसे ये सहजीवी के रूप में फ्रेंड, प्रोथेलस, ब्रायोफाइटस, ये सब जो पाए जाते हैं उनके साथ एजोला हमने पढ़ा था नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है, उसके साथ भी यही पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। आजकल नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए भी साइनोबैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। इसकी एक प्रजाति होती है, एक एजोला, जिसकी खेती भी किया जाता है। और ये स्वयं पौधों में होते हैं, अर्थात ऑटोट्रॉपिक होते हैं और क्लोरोफिल ए तथा सी उपस्थित रहता है। अर्थात कहने का अर्थ होता है कि इनमें क्षमता होती है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण ये स्वयं कर सकते हैं। अर्थात इनमें ये क्षमता पाई जाती है। दूसरी अगर बात करूं इनकी बहुकोश की होने का, अर्थात ये सेप्टेट और असेप्टेट जैसे संरचनाओं में बटे हुए रहते हैं। इनकी कोशिका के चारों ओर म्यूकोपेप्टाइड नामक एक आवरण पाया जाता है। म्यूकोपेप्टाइड याद रखिए, ये एक आवरण पाया जाता है और ये कठोर होती है थोड़ी सी। और इनमें सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की होती है। जो सेल वॉल जो होती है, कोशिका भित्ति जिसे कहते हैं, वो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज जो पौधों के पत्तियों में भी और तनों में भी पाया जाता है। अर्थात इनकी जो आवरण है, कोशिका भित्ति, जो मैंने म्यूकोपेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड कहा था, इनमें किसके रूप में रहता है? सेलुलोज के रूप में रहता है। इसमें भोज्य पदार्थ का संग्रहण, ये भोज्य पदार्थ का संग्रहण की अगर बात करूं तो ये स्टार्च और प्रोटीन के रूप में भोज्य पदार्थ का क्या करता है? संग्रहण करता है। अर्थात स्टोरेज करके रखता है। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य उसे ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रखता है भोज्य पदार्थ को, ताकि समय आने पर उसे क्या कर सके? संचित करके ऊर्जा प्राप्त कर सके। तो ये स्टार्च और प्रोटीन के रूप में रखता है। अगर इसमें प्रजनन की बात करूँ तो काइनेटस या होमोगोमस और हिट्रोसिस्ट, ये एक आवरण अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया है। इस तीनों प्रकार की इनमें प्रजनन पाई जाती है। उदाहरण के लिए नॉस्टाक, इनाबिना और ऑस्लेटोरिया और माइक्रोसिस्टिस, ये ऐसे साइनोबैक्टीरिया हैं जिनके उदाहरण इसमें आते हैं। चौथा चीज़ आता है जिसे कहते हैं हम आर्कीबैक्टीरिया। ये इस बैक्टीरिया के वर्गीकरण का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। इसे प्राचीनतम समूह सेल वॉल कहते हैं, प्राचीनतम जीवाणु कहा जाता है इसे जीवाश्म भी कहते हैं। इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो लिपिड और शाखित श्रृंखलाओं की बनी होती है। आर्कीबैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वो शाखित और किसकी? लिपिड, शाखित श्रृंखलाओं की बनी होती है। अर्थात लिपिड्स पाए जाते हैं। हमने सेल्यूलोज तो पढ़ा था, ठीक है, परंतु इसमें ये चीज़ भी पाई जाती है। दूसरी इसकी सबसे ज़्यादा विशेषता यह है कि ये असाधारण ताप और पीएच से रक्षा करती है। इसकी यही चीज़ खासियत है। और इसकी जो कोशिका वॉल जो होती है, सेल वॉल जो होती है, वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की नहीं पाए जाने के
के कारण ये अधिक ताप पर भी रह सकते हैं और अलग अलग वातावरण में भी रह सकते हैं। इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक मेथनोजेंस आता है, हेलोफिल्स और थर्मोएसिडोफिलस। सबसे पहले मेथनोजेंस की बात करूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड या फॉर्मिक अम्ल से ये मेथेन गैस पैदा करते हैं। अर्थात कहने का अर्थ होता है कि गोबर की जो गैस होती है या गोबर को सड़ाकर जो मेथेन गैस प्राप्त होती है वो इन्हीं क्षेत्रों के कारण होती है। ये दलदली भूमि पर या पशुओं के रूमेन अर्थात प्राथमिक आमाशय पर पाया जाता है। पशुओं में 4 प्रकार के आमाशय होते हैं, उनमें से जो पहला आमाशय है उसी में यह पाया जाता है और इसी मेथनोजेंस का उपयोग इंडस्ट्रियल क्षेत्रों पर किया जाता है मीथेन गैस प्राप्त करने के लिए, जिसे हम लोग सामान्यतः बायोगैस कहते हैं। तो इस तरीके से ये कौन होता है, ये होता है आर्कीबैक्टीरिया का पहला मेथनोजेंस। अगर उदाहरण की बात करूँ तो मेथेनोबैक्टीरिया इसमें आता है। दूसरा आता है हेलोफिल्स। हेलोफिल्स कहने का अर्थ होता है कि वहाँ पर लवण पाए जाते हैं, अर्थात अधिक नमक की सांद्रता वाले घोलों पे पाए जाते हैं। अर्थात ऐसे क्षेत्र जहाँ पर अधिक सांद्रता वाले घोल पाए जाते हैं वहाँ पर ये हेलोफिल्स होते हैं। ये सूर्य के प्रकाश वर्णी का उपयोग कर सकते हैं और एटीपी का संश्लेषण करते हैं। अर्थात इनमें उपापचयी क्रियाएं होती है। सूर्य के वर्णकी झिल्लियों के द्वारा ये उपयोग कर एटीपी ऊर्जा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसे ये स्टोरेज करके रखते हैं। इसका उदाहरण देखें तो हेलोबैक्टीरिया या हेलोकोकस आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हेलोफिल्स होते हैं। तीसरा जो आता है वो है थर्मोएसिडोफिलस। नाम से स्पष्ट हो जा रहा है थर्मोएसिडोफिलस अर्थात गर्म, जहाँ लगभग तापमान 80 डिग्री सेल्सियस और गंदगी जहाँ हो वहाँ पर ये कितना गंधक युक्त झरनों वाले क्षेत्रों पर पाए जाते हैं। अर्थात कहने का अर्थ यही होता है कि थर्मोएसिडोफिलस जो होते हैं वो अधिक तापमान पर भी जीवित रह सकते हैं जहाँ गंधक की उपयोगिता अधिक होती है। अर्थात आर्कीबैक्टीरिया जो है इसी उसके लक्षण के कारण ये पृथ्वी के अधिक तापमान वाले क्षेत्र पर भी पाए जाते हैं और ये पहले भी उपस्थित थे। अर्थात इसीलिए इसे जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आज हमने मोनेरा जगत के 4 जगत के बारे में बैक्टीरियोफेज अर्थात जिसे कहते हैं हम जीवाणुभोजी। तो देखो, जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणु को ही बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी कहते हैं। इसकी खोज का जो श्रेय है वो इनकी खोज का श्रेय टावर्ट या हेरेल कोजान को है। ठीक है, मतलब इसका श्रेय ये बैक्टीरियोफेज ऐसे होते हैं जो जीवाणुओं को ही इफेक्ट करते हैं और उन्हें ही नष्ट कर देते हैं। उन्हें हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। अर्थात बैक्टीरिया फेज मतलब भोजी, खाने वाला, तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ये इस तरीके से क्रियाशील होता है और इनकी क्रियाविधि भी इसी प्रकार से होती है। अगर मैं बात करूं बैक्टीरियोफेज की तो किस तरीके से संरचना होती है, तो देखिए क्रिस्टली संरचना के रूप में दिखाई दे रहे हैं और इसी तरीके से ये क्रियाशील होती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसकी संरचना की तो संरचना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि कैसी संरचना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखो ऊपर हेड एक कैप्सिड बना हुआ है, हेड कैप्सिड जिसे कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए कॉलर बना हुआ है, प्रोटीन का बना एक आवरण पाया जाता है। ठीक है, फिर नीचे देखिए टेल जैसी संरचना है। ठीक, और टेल के बाद जो नीचे है वहाँ पर टेल फाइबर्स जुड़े हुए हैं और क्या जुड़ा है उसके अनुसार वहाँ पर जुड़ा बेस प्लेट। तो इसके ऊपरी भाग को सीड्स कहते हैं। ठीक है, जो षष्ठभुजाकार अर्थात 6 भागों में बटा रहता है। ठीक है, और बहुपार्श्वित होता है, मतलब पार्श्व रूप में बटा हुआ रहता है। जैसे चित्र में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, इसका हेड जो है वो क्रिस्टली संरचना में है। ये इसके मुख्य भाग है और इसके अंदर जो रहता है वही इसका क्या रहता है, आनुवांशिक पदार्थ रहता है। अब बीच में बेलनाकार जो चीज़ दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो नीचे वाला भाग पूंछ की तरह होता है। ठीक है, जो कैसा रहता है, बेलनाकार रहता है। देखिए राइट जैसे चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये बेलनाकार रहता है और ये क्या करता है, आधार प्रदान करता है। और इसके अंदर जो रहता है वो रहता है आनुवांशिक पदार्थ। किसके अंदर, क्रिस्टल के अंदर। जो ऊपर हेड है उसी के अंदर क्या रहता है, एक आनुवांशिक पदार्थ रहता है जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग डीएनए। ठीक है, ये बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है। डीएनए प्रोटीन के खोल जिसे कैप्सिड कहते हैं से घिरा हुआ रहता है। मैंने पहले ही बताया था आपको, हेड जो है वो क्या है, एक कैप्सिड का आवरण रहता है जिससे चारों ओर से क्या रहता है, वो घिरा हुआ रहता है जिससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एक सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करता है। फिर नीचे अगर मैं बात करूं तो नीचे की संरचना में और इसके दिखाई दे रहे हैं, क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, टेल फाइबर के नीचे बेस प्लेट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कॉलर दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी प्रोटीन के बने हुए एक भाग है।
जिसके अनुसार से ये धीरे धीरे क्या करते हैं, उसे बांधे रखते हैं और आधार प्रदान करने का कार्य करते हैं। मतलब ये जो टेल फाइबर या बेस प्लेटें दिख रही है, ये किसी से जुड़ने पर, मतलब कोई ना कोई वायरस या जीवाणु को इफेक्ट करेगा, अगर वो इफेक्ट कर रहा है तो किस तरीके से उसे बांधता है, उसके रूप में कार्य करने का कार्य करता है। अर्थात कहने का अर्थ यही होता है कि ये एक पुंज पर एक खोखली नलिकानुमा कोर की बनी होती है और पुंज के चारों ओर प्रोटीन की आकुंचनशील आवरण होती है। आकुंचनशील मतलब कहने का अर्थ होता है कि उसमें किसी भी तरीके से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो कठोर आवरण रहता है, मतलब संकुचित या शिथिल ऐसी कोई क्रिया नहीं होती। पुंज का एक सिरा कॉलर के शीर्ष से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा किससे, षष्ठभुजाकार प्लेट से जुड़ा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आधारी प्लेट कहते हैं। मैंने पहले ही बताया, एक तो क्या है, कॉलर है, ठीक है, और दूसरा क्या है, उसका टेल फाइबर है, जिससे वो क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। और इस तरीके से इसकी संरचना इसमें बनी हुई रहती है। परंतु इसकी संरचना में सबसे विशेष यही है इसकी कॉलर। जो कॉलर है, जो शीर्ष से जुड़ा रहता है, ये भी प्रोटीन की ना बन के क्या बनी रहती है, प्रोटीन के एक कठोर आवरण की बनी होती है। जैसे पॉलीपेप्टाइड संरचना में जुड़ते हैं ना, उसी प्रकार से ये जुड़कर बना रहता है और इस पर किसी रसायन का भी प्रभाव अचानक नहीं पड़ता। ये इसकी मुख्य विशेषता होती है। तो संरचना में हमने देखा हेड जो कैसा रहता है, षष्ठाकार रहता है। फिर इसके अंदर जो डीएनए रहता है वो द्विकुंडलित होता है। नीचे बेलनाकार पुंज पाई जाती है जो खोखली कोर की बनी होती है। फिर पुंज के नीचे प्रोटीन आकुंचनशील का आवरण होता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि इसमें कॉलर शीट्स को जोड़ने का कार्य करता है और नीचे जो रहता है उसे कहते हैं बेस प्लेट या आधारी संरचना। यही बेस प्लेट है जो किसी जीवाणुओं पर जुड़कर क्या करता है, उसे उस जीवाणुओं से जुड़कर उसे पकड़ता है ताकि उस पर वो अपना आनुवांशिक पदार्थ क्या कर सके, इंजेक्ट कर सके। याद रखिए, इसकी क्रियाविधि को आगे जब समझाऊंगा तो देखिएगा आप लोग, ठीक है। ये पूर्णतः किसी जीव के अंदर इंजेक्ट नहीं होता, बल्कि अपने सिर्फ आनुवांशिक पदार्थ को क्या करता है, उस जीवाणु के अंदर इंजेक्ट करा देता है। मतलब इसमें इतनी क्रियाशीलता होती है कि इस क्षमता को ये परिवर्तित कर सकता है, ठीक है। तो कैसे, देखिए, गंगा का पानी है, उसमें बैक्टीरियोफेज ही पाया जाता है, जिसके कारण वो खराब नहीं होता। जैसे देखिए, ये बैक्टीरियोफेज T4 है वायरस। अब ये देखिए, ये एक जीवाणुओं की सतह पर सबसे पहले बेस प्लेट के द्वारा क्या करेगा, आकर जुड़ेगा। ये आकर जुड़ा, अब एक लाइसिन नामक क्या करता है, वो द्रव स्रावित करता है बेस प्लेट की सहायता से और उसके बाहर के वॉल को क्या कर देगा, वो धीरे से तोड़ देगा। फिर देखिए, ये बेस प्लेट से चिपका, ये उसका बेस प्लेट गया, ठीक है, और ये वॉल को तोड़कर अंदर घुस गया, ठीक है। अंदर घुसने के बाद इसका जो आनुवांशिक पदार्थ है वही सिर्फ अंदर जाएगा, बाकी न्यूक्लियाइड उसके अंदर नहीं जाएंगे। पूरा बैक्टीरियोफेज किसी भी जीवाणु के अंदर इंजेक्ट नहीं होता, बल्कि उसका आनुवांशिक पदार्थ जो है क्या, डीएनए, ठीक है, वही सिर्फ इंजेक्ट होकर अंदर जाएगा। वो क्रिस्टली रूप से उस नलिका के द्वारा वो देखिए अंदर जाते चले जा रहा है, ठीक है, और ये चले गया उस जीवाणु के अंदर, ठीक। अब जीवाणु के अंदर जैसे ही गया, वो उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या करेगा, उपयोग करेगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग करके वो डीएनए बहुत सारी संख्या में नए बैक्टीरियोफेज का निर्माण कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इसे जीन का वहन भी कहते हैं। तो ये इनमें होता है बैक्टीरियोफेज में। अब मैं अगर बात करूं प्रियॉन की खोज प्रूसिना नामक वैज्ञानिक ने सन 1983 में किया था। प्रियॉन एक उच्च प्रतिरोधी ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ कण होता है, होल जैसे दिखाई देती ना, उसी तरीके से होता है। और ये कण है किसका, ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ कण है, जो कि एक प्रबल संक्रामक रोग उत्पन्न करता है। ये PRNP में उत्परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न हुई प्रियॉन की उत्पत्ति हुई थी। प्रियॉन केवल प्रोटीन से निर्मित होता है, इसमें ना ही कोई न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, ना ही कुछ और पाया जाता है। होल्स देखिए अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो प्रियॉन की अगर संरचना की स्पष्ट रूप से बात करूं तो प्रियॉन की उत्पत्ति जो है जीन PRNP के उत्परिवर्तन के फलस्वरूप हुआ है, अर्थात ये केवल एक प्रोटीन है, इसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता। प्रियॉन को PRP भी कहते हैं, जैसे मैंने चित्र में दिखाया PRP, ठीक है। यानी प्रियॉन प्रोटीन है। ये प्रोटीन लगभग 250 अमीनो अम्ल से निर्मित होता है और ये एक सूक्ष्म आकार का क्या है, वायरस की तुलना में 1/100 होता है। मतलब 100 भाग करेंगे तो 1 भाग बनेगा इसका,
इस तरीके से अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते जाते हैं और ये प्रियॉन का निर्माण करते चले। वैज्ञानिकों का मत है कि ये एक फोल्डिंग फॉर्म में होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रियॉन जो कैसा रहता है, ये एक फोल्डिंग वलयन आकार में होता है। जैसे प्रोटीन होती है ना हेलिक्स आकार में, उसी आकार में ये प्रियॉन का निर्माण होता है, हेलिक्स टाइप का, और इसी आकार में ये रहता है। प्रियॉन से अगर तापमान की बात करूं तो तापमान भी ये क्या कर सकता है, बहुत उच्च सह सकता है। इसकी क्षमता रहती है कि ये 80 डिग्री सेल्सियस का तापमान सह सकता है। यूवी विकिरण, प्रोटीएज, न्यूक्लियस एंजाइम या फॉर्मेल्डिहाइड जैसे किरणों का कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। ये सिर्फ किसी जीव के अंदर इंजेक्ट होता है तो सिर्फ क्या रहता है, प्रोटीन का आवरण रहता है, और यही प्रोटीन के आवरण उसके कोशिकांग या उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले अमीनो अम्लों को क्या करता है, जोड़कर क्या करता है, ये एक जीव अपनी बीमारी फैलाने के लिए क्या करता है, अपने आप को वृद्धि कर लेता है। तो ये बहुत हानिकारक भी होता है। ठीक है, जैसे किसी जीव के अंदर प्रियॉन इंजेक्ट हुआ, याद रखिए छोटे छोटे अमीनो अम्ल है, तो ये विकसित क्या होंगे, एकदम एक्टिवेट होते हैं जब, तो एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं यार, और यही है जो बहुत सारे रोग उत्पन्न करते हैं। अर्थात कहने का अर्थ यही हुआ कि प्रियॉन जो है वो बहुत सारे जीवों पर अलग अलग रोग उत्पन्न करते हैं, क्योंकि अमीनो अम्ल की बनी हुई एक श्रृंखला है जो प्रोटीन का निर्माण करती है, और ताप का कोई प्रभाव नहीं होता है। इसके लक्षण की अगर बात करूं तो जैसे मनुष्य में कुरूप रोग बीमारी होती है। ठीक है, कुरूप मतलब बच्चा ज़्यादा बढ़ नहीं पाता, जिसे कुरूप कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये भेड़ बकरियों तथा गाय में मेड गाय, ठीक है, मेड गाय नाम का रोग उत्पन्न करता है। ये भी एक हानिकारक होता है। जैसे मैंने बताया ना, भी प्रियॉन जो है वो तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, संक्रमित कर देता है और उसे नष्ट कर देता है। ये प्रियॉन होता है। तो इस तरीके से प्रियॉन के बारे में जा रहे हैं, किसके बारे में, वायरॉइड्स के बारे में। वायरॉइड्स होती क्या है, देखिए ये 31 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, वायरॉइड पाए जाते हैं। इनमें ये नेकेड आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब आरएनए की कैसी रहती है, श्रृंखला रहती है, और ये अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर, ये पोटैटो मतलब किसमें, इसमें रोग उत्पन्न करते हैं। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर बीमारी नामक रोग उत्पन्न करते हैं। इसका वायरस जो होता है वो रहता है पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर, ये रोग उत्पन्न करता है। अगर इसकी संरचना को देखें तो देखिए ये करीब 220 न्यूक्लियोटाइड एससीआरएनए के बने होते हैं। अर्थात बात करूं कि इसके बारे में सबसे पहले जो बताया था टियोडाइनर ने बताया था, और उन्होंने पाया कि आरएनए अणु जो होता है प्रोटीन के साथ संयोजन नहीं करती, बल्कि ये संक्रमित एक आरएनए होता है, केवल आरएनए एक स्ट्रेन रहती है जो वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन के आवरण चारों ओर नहीं पाया जाता। आरएनए का अणुभार सामान्यतः वायरस के अणुभार की तुलना में बहुत कम होता है। ये किसने बताया, डॉयनर ने बताया। ठीक है, डॉयनर ने जब बताया इसे 1971 में, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया, और उन्होंने मॉर्टिन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके आलू में स्पाइंडल ट्यूबर रोग का अध्ययन किया था। इन्होंने ये बताया कि आरएनए अणु द्वारा होता है, यह संक्रामक रोग जो होता है आरएनए अणु द्वारा होता है, और प्रोटीन के संयोजन नहीं होता है। इसमें ये प्रोटीन का निर्माण नहीं करता। साथ ही साथ ये किसी भी प्रकार के वायरॉइड का नाम दिया इन्हें। संक्रमित नग्न जो आरएनए था उसे क्या नाम दिया, उसे वायरॉइड का नाम दिया। वायरॉइड केवल आरएनए रज्जु का बना होता है, इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन का आवरण नहीं होता, ये सामान्यतः अणुभार से अलग होता है। और ये पोटैटो जैसी चीज़, या कहने का अर्थ होता है और बहुत सारे जीवों में अलग अलग रोग उत्पन्न करता है। ठीक, तो ये चीज़ होती है क्या, वायरॉइड होती है। तो इस तरीके से आज हमने बैक्टीरियोफेज, प्रियॉन और किसके बारे में, वायरॉइड के बारे में पढ़ा। तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।